आप देखिए प्रोफेशनल्स, मेरा नाम है प्रतीक खत्री। तो आज हम पढ़ने वाले बोरोइंग कॉस्ट। सर ये बोरोइंग कॉस्ट तो बहुत सिंपल चीज होती है कि भाई कुछ हमने ब्याज पे किया, उस पर इंटरेस्ट पे किया, उसको बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं। उसमें अलग से एस क्यों बन गया? देखो एस इसीलिए बना है क्योंकि ये एस बताता है कि भाई कैसे हमें उसको ट्रीटमेंट देना है फिक्स्ड, स्पेसिफिकली फिक्स्ड एसेट के लिए। तो सर ये एसेट के लिए ट्रीटमेंट हमें समझनी है सर, ये तो बोरोइंग कॉस्ट है तो जाता है पीनल के अंदर, तो आप एसेट की बात कैसे कर रहे हो? देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ कुछ चीज़ों की जो हमें समझनी पड़ेगी, और ये पूरा एस बताता है कि भाई उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको रेगुलरली ऐसे वीडियोस मिलते रहे। और बेल आइकन को भी दबा देना, और साथ में टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप इनको सारा फ्रीली एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिर बोरोइंग कॉस्ट होता क्या है, बोरोइंग कॉस्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी हम समझते हैं। देखो पहले हम देखते हैं ओवरव्यू पूरा इसका। देखो इसके कोर प्रिंसिपल क्या है। सपोज मैंने लोन लिया, वो लोन लेके मेरे को उस पर इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है सर। पर वो इंटरेस्ट जो मैंने पे किया और जो मैंने लोन लिया, उस लोन को मैंने स्पेसिफिकली यूटिलाइज किया था एक स्पेसिफिकली एक असेट को बिल्ड करने के लिए, एक असेट को बनाने के लिए। तो जो असेट मैंने क्रिएट की ना, उस असेट का जो खर्चा है उसको अंदर भी मैं इंटरेस्ट उसको उसका पार्ट बना सकता हूँ कि भाई जो मैंने इंटरेस्ट पे किया ये भी असेट का ही खर्चा है, क्योंकि लोन मैंने लिया था असेट के लिए, तो उसमें इंटरेस्ट का खर्चा होगा वो भी असेट के लिए हुआ होगा। सर ठीक है, तो उसमें फिर एक्स्ट्रा लॉजिक क्या है? देखो फिर असेट का खर्चा है तो उसको हम कैपिटलाइज कर लेंगे इंटरेस्ट को, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन पीएनएल। सर क्या बात करते हो, ये पीएनएल में नहीं जाएगा? नहीं बेटा, आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हो। बहुत इजीली समझ आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल चीज़ है। भाई मैंने लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट इनकर किया, उस इंटरेस्ट को खर्चे को मैंने पीएनएल में नहीं डाल के मैंने उसको एसेट का पार्ट बना लिया, ठीक है सर। तो ऐसी कौन सी एसेट होंगी? देखो वो होंगी क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट को हम बनाएंगे अपने मतलब इंटरेस्ट को बनाएंगे उसके कॉस्ट का पार्ट। तो क्वालिफाइंग एसेट होती है वो। तो क्वालिफाइंग एसेट सर होती क्या एग्जैक्टली exactly? जिसको 12 महीने से ज्यादा लगे बनने में। सर क्या बोला, समझ नहीं है। अरे सपोज तुमने मशीनरी लगाई तुमने, मशीनरी को बनने में तुम्हें 12 महीने लग गए, और उस पर आप खर्चा करते जा रहे हो, तो वो हो गया ना क्वालिफाइंग एसेट। सही है, वो क्वालिफाइंग एसेट हो गई हमारी। तो वैसे ही अगर आप कोई स्पेसिफिक एसेट क्रिएट करो जिसमें 12 महीने से ज़्यादा लग रहा है, फिर स्पेसिफिकली कोई इंडस्ट्री वाइज टाइम जो लग रहा है, तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट। जिसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा हो, आगे आप पढ़ोगे उसको, तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट। सब बहुत सिंपल चीज़ समझ में आ गई। तो बस वही है कि भाई अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो रहा है, जो भी खर्चा है लोन का डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है, तो उसका इंटरेस्ट भी इनकर करेंगे। और एसेट क्या होगी? एसेट अक्वायर होगी, या तो कंस्ट्रक्ट होगी, या तो प्रोडक्शन में जाएगी, सिंपल बात है। तो एसेट इसके लिए बन रही है, मतलब इस वे में बन रही है, अक्वायर हो रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो प्रोडक्शन में जा रही है। साथ में जो सा खर्चा है हमारा लोन का वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, और वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट है। तब हम जो खर्चा है हमारा बोरिंग कॉस्ट का पीएनएल में नहीं डाल के एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, मतलब कैपिटलाइज कर लेंगे। क्लियर हुआ आपको? डन सर। आगे आते देखो, एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। सर ये क्या नई चीज आ गई? सपोज मैंने 1000 का लोन लिया, क्या मैं 1000 का खर्चा उस टाइम पे कर दूंगा? नहीं सर। तो मैं 1000 का लोन लेके सपोज मैंने उस पर 200 रुपये खर्च किए, तो क्या मैं इंटरेस्ट पूरे 1000 का उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज कर लूँ? नहीं सर, ये तो फिर गलत लग रहा है, हम तो पीनल में भी ऐसा नहीं करते। तो वही तो बात है, तो भाई आपको 200 रुपये जो आपने खर्चा किया है ना, उतने तक का ही आपको इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है एसेट के अंदर। तो सिंपल चीज़ थी बहुत ही, तो उतने तक का ही इंटरेस्ट आपको कैपिटलाइज करना है हमारी पर्टिकुलर एसेट के अंदर। ठीक है सर, समझ गए हम। अब आगे देखते हैं। तो जो बोरोइंग कॉस्ट है हमारी, क्या उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ही आएगा, सिर्फ ब्याज ही आएगा उसके अंदर? देखो जब भी आप लोन लेते हो ना, तो सिर्फ इंटरेस्ट नहीं कवर होता, उसमें बहुत चीजें कवर होती है। तो वो जो चीजें कवर हो रही है वो सब भी तो हम काउंट करेंगे ना उसको, है कि नहीं? तो कमिटमेंट चार्जेस ये भी हम काउंट करेंगे कि भाई हम लोन टाइम पे रीपे करेंगे, कमिटमेंट चार्जेस है, ठीक है। अमोर्टाइजेशन एंड डिस्काउंट एंड प्रीमियम, अगर हमने कोई लोन पे लग रहा है तो। फिर आगे आते प्रोसेसिंग फीस ऑफ लोन, तो वो भी तो अपना खर्चा ही है, तो वो भी अपन कॉस्ट को उसका पार्ट बनाएंगे।
फिर आता है फाइनेंस चार्जेस, मतलब सपोज अगर कुछ फाइनेंस लीज के आसपास ऐसा कुछ हो रहा है, एसेट हमारी बन रही तो भी। फिर आगे आता है एक्सचेंज डिफरेंसेस जो भी आ रहे होंगे, सपोज हमने बाहर से लोन लिया, कुछ एक्सचेंज डिफरेंस आया, तो उसको भी अपन एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना लेंगे। ठीक है सर, क्लियर हो गया हमें। आगे आता है सर ये क्वालिफाइंग एसेट। अभी तो आप बात करते हैं क्वालिफाइंग एसेट की, तो सर ये है कि अभी बता दो हमें जल्दी अच्छे से। तो देखो ऐसी एसेट जो आपका सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले बनने में, क्या ले, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। सर वो होता क्या सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, हमें समझ ही नहीं आया, तो बहुत बहुत अजीब शब्द आ गया। तो देखो जो 12 महीने और ज्यादा का टाइम ले, 12 महीने और ज्यादा का टाइम ले, उसको बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट। सर ठीक है, समझ गए हम। पर सर ये 12 महीने ही हमेशा रहेगा? नहीं बेटा नहीं। सपोज अगर आप शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में हो, किस में हो, आप मस्त मस्त ऐसे नाव बनाते हो, बड़ी बड़ी ऐसे कार्गो शिप बनाने में, तो बेटा उनको बनने में ही 10 साल लगते हैं। तो अगर किसी चीज को बनने में 10 साल लगेंगे, तो क्या उसके लिए 1 साल सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम होगा? तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है मतलब इतना टाइम के हम थक थक जाए, पक जाए रुक रुक के, उसको बोलते सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो सपोज शिप का मैंने जो एग्जांपल दिया, उसको 10 साल लगते हैं बनने में, तो आई थिंक इसका 3 to 4 years, 3 to 4 years अप्रोक्सीमेटली इसका होगा सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो उसको हम उस वे में लेंगे। तो इसीलिए ये जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है वो इंडस्ट्रियल वाइज है, नॉट स्पेसिफिकली 12 महीने सब जगह चलेगा। पर कॉमनली इन ऑर्डिनरी बिजनेस तो 12 महीने ही चलता है, सिंपल बात है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सपोज मैंने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फिर पावर जनरेशन प्लांट सेटअप किया, ठीक है, उसको 12 महीने से ज़्यादा लग गए, ठीक है, तो वो क्वालिफाइंग एसेट हो गया। सही है ना। आगे आता है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में अगर नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, अगर क्या होगी, अगर इन्वेंट्री भी होगी तो वो भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगी। देखो इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइंग एसेट क्यों नहीं है, क्योंकि वो बन नहीं रही है ना। देखो क्या इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्ट होती है, प्रोडक्शन में जाती है, जा पाती है क्या इंटरेस्ट, इस इन्वेस्टमेंट नहीं जा पाती। अक्वायर हो सकती है पर वो हमारी कुछ बन नहीं रही है, वो उसको कुछ कॉस्ट नहीं आ रहा बनते बनते, उसको टाइम नहीं लग रहा बनने में, तो इन्वेस्टमेंट हमारे क्वालिफाइंग एसेट का पार्ट नहीं बन सकती। वैसे इन्वेंट्री 3 महीने के अंदर आप बेच देते हो, 2 महीने के अंदर आप बेच देते हो, तो कैसी क्वालिफाइंग एसेट होगी हमारी ये। इसमें होना चाहिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, कुछ भी प्रोसेस होनी चाहिए, बनने बनने उसको बनने में टाइम लगना चाहिए। क्लियर हुआ, तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट। क्लियर हो गया आपको? ठीक है सर, क्लियर हो गया, बहुत बहुत अब बहुत सही 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 मैं आपको समझाया। पर देखो ये वही है कि भाई यहाँ पे होनी चाहिए फाइनेंशियल एसेट, पर अगर यहीं पे आप बिल्डिंग अक्वायर कर रहे हो जिसको बनने में स्पेसिफिकली टाइम लग रहा है या फिर बन रही है, तो उसको हम करेंगे, बोलेंगे क्वालिफाइंग एसेट, वो नॉट क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगी। सिर्फ फाइनेंशियल एसेट जैसे एग्जांपल शेयर्स, डिबेंचर्स, वही हमारे यहाँ पे नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट बनेंगे। सर क्लियर हो गया, समझ आ गया हमें। आगे आता है मेजरिंग स्पेसिफिक बोरोइंग्स। देखो जभी भी हम बिजनेस करते हैं तो हमें मल्टीपल लोन्स मिलते हैं, ठीक है, एक लोन नहीं मिलता, 10 लोन मिल सकते हैं, 5 लोन मिल सकते हैं। तो कौन सा लोन का पैसा हमने उस क्वालिफाइंग एसेट पे लगा है, हमें पता है क्या? नहीं पता। तो फिर हमें मेजर करना पड़ेगा ना भाई, कौन सा पैसा हमने उस स्पेसिफिक एसेट में लगा है, और उसको उसके लिए उतना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे, आंसर करना पड़ेगा। साथ में देखो कुछ कुछ होते हैं स्पेसिफिक लोन सिर्फ एसेट के लिए हम लिए, या और बाकी होते हैं जनरल लोन जो बिजनेस को ऐसे ही मिलते हैं इन नेम ऑफ बिजनेस लोन्स। तो फिर उनको हम थोड़ी कर पाएंगे कैपिटलाइज, नहीं कर पाएंगे ना। क्यों नहीं कर पाएंगे? तो उसको कैसे करेंगे सर? सर उसको फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई कौन से लोन का ब्याज अलोकेट करना है एसेट के ऊपर। तो सर ये तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैसे उसको करेंगे अपन? उसको अपन करेंगे बहुत इजीली, बहुत सिंपल वे में। इसने एस बनाई तो इसके लिए। आगे आते हैं, सपोज पहला हम आते हैं स्पेसिफिक बोरिंग्स पे, मतलब ऐसी बोरिंग जो स्पेसिफिकली असेट के लिए ही ली हुई हो, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक बोरिंग। मतलब भाई मेरे को मशीन बनानी थी, मैंने मशीन के लिए लोन ले ली, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिकली मैंने मशीन के लिए कोई बोरिंग्स की। सर सिंपल चीज थी, समझ आ गई हमें, ठीक है। अब हमने वो लोन लिया और हमने एक क्वालिफाइंग एसेट को अक्वायर किया, या फिर बनाया, या फिर कंस्ट्रक्ट, जो भी किया हमने, तो उसको अपन कॉस्ट कैसे करेंगे बुक? देखो उसको हम बुक करेंगे इनिशियल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है तो पता ही है स्पेसिफिक इसके लिए, वो तो अपन बुक करेंगे। बट अगर हमने उस पर्टिकुलर लोन को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया या फिर उस पर्टिकुलर फंड को हमने कहीं पे डाल दिया, ताकि क्योंकि देखो एसेट बनने में हमें लगता है साल खंड, साल से ऊपर लगता है अपने को,
तो बाकी टाइम जो पैसा पड़ा है, सपोज 100 रुपये खर्च हो रहे हैं हर महीने, 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो जो बाकी पैसा है क्या वो एक जगह पे पड़ा रहेगा क्या? तो कहीं पे हम इन्वेस्ट कर देंगे। सपोज 1000 रुपये हमें मिले, 100 का खर्चा हुआ, तो हमने 900 कहीं पे इन्वेस्ट तो किए होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ भी नहीं होगा। बैंक में भी अगर रखे होंगे तो हमें इंटरेस्ट तो मिलता है 5-6% से। तो बस वही है कि हमने हमें इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर दी तो हमें इंटरेस्ट मिला। तो जो भी इंटरेस्ट मिला ना उसको हमने इंटरेस्ट कॉस्ट से माइनस करना है। जो भी हमें बाहर से कुछ भी हमें इनकम हुई, सेविंग्स हुई, या फिर हमें कोई बाहर से इंटरेस्ट इनकम हो गई बिकॉज ऑफ दिस लोन, तो हमें उसको इंटरेस्ट कॉस्ट से माइनस कर देना है और फिर हमें तभी बुक करना है इसको। समझ आया ना? क्योंकि देखो आपकी इनकम हुई है, अगर आप कॉस्ट को पार्ट बना रहे हो एसेट का, कैपिटलाइज कर रहे हो, तो आपको इनकम भी कंसिडर करनी पड़ेगी कैपिटलाइज करने के लिए। क्लियर हुआ ना? तो इनकम तो फिर कॉस्ट से माइनस ही होगी। सही है। अब इसका हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। देखो, कंपनी बोरोस 100 लाख रुपीज ऑफ रुपीज, सॉरी, एट द रेट ऑफ 10% स्पेसिफिकली फॉर बिल्डिंग्स। तो 10 लाख रुपए इसका हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा। 100 लाख इंटू 10%, 10 लाख हमारा बन गया इंटरेस्ट। तो जो आइडल फंड है, जो बाकी 90 लाख हमने कहीं पे तो इन्वेस्ट किया होगा। सपोज हमने 100 में से 10 लाख खर्च किए, 9 लाख खर्च किए, कहीं कितने भी खर्च किए, तो बाकी का अमाउंट हमने कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा ना। तो जो हमने इन्वेस्ट किया उससे हमें इनकम होगी 1 लाख रुपए की। कितनी हुई? 1 लाख रुपए की हमें वहां से इनकम होगी। ठीक है सर, हमें क्लियर होगा, हमें वहां से 1 लाख रुपए की इनकम होगी। तो फिर वो 1 लाख हम माइनस करेंगे ना 10 लाख के इंटरेस्ट से, जो हमें इनकम होगी। तो हमें फाइनली स्पेसिफिकली जो हम कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे स्पेसिफिक बोरोइंग के लिए, तो वो हमारा 9 लाख ही होगा, क्योंकि 1 लाख तो उससे इनकम हो गई। सर क्लियर हो गया हमें? बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कुछ जनरल बोरोइंग क्या होती है। देखो, जनरल बोरोइंग होती है, मल्टीपल हमने लोन लिए थे, उन मल्टीपल लोन में से हमने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट अलोकेट किया उस असेट को, और खर्चा करके हमने उसको असेट को बनाया। पर वो लोन में से कितना अमाउंट, क्या अमाउंट, वो हमें ढंग से गारंटी नहीं है, और हमें इंटरेस्ट पता है सबका, पर उसको हम फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो यहीं यहीं पे आपको एएस गाइड करेगा। देखो, फंड्स बोरोड एंड यूज फॉर क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, फंड बोरोड एंड यूज फॉर क्वालिफाइंग एसेट। तो फंड हमारे पास आ गए और हमने क्वालिफाइंग एसेट के लिए इस्तेमाल किए हैं, तो फिर उसमें एग्जैक्टली किस वे में इसको ट्रीटमेंट देंगे। तो देखो, कितना पहले हमने खर्चा किया वो ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट। अरे सर, ये तो आपने स्टार्टिंग में बताया था ना कि भाई हमने खर्चा कितना किया उस पर हमने एक रेट लगा दिया। हाँ सर, हाँ बेटा, ये बिल्कुल वैसा ही है कि कैपिटलाइज रेट हम निकालेंगे, कोई स्पेसिफिकली कॉमन रेट होगा वो, और उसको हम जितना खर्चा किया उस पर अप्लाई कर देंगे, और उस रेट पे हम उसको वहाँ पे कैपिटलाइज कर लेंगे। सर ठीक है, गॉट इट। पर सर, ये कैपिटलाइजेशन रेट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, हमें तो समझ ही नहीं आया। तो देखो बेटा, नीचे आता है कैपिटलाइजेशन रेट। ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। देखो, यहाँ पे टोटल कितनी बोरोइंग्स कॉस्ट हमें लगी जनरल बोरोइंग पे, तो टोटल कितना हमने ब्याज पे किया, डिवाइड बाय कितना हमारा वेटेड एवरेज लोन चल रहा है। सर एक बार रिपीट करो भाई, कितना हमने ब्याज दिया टोटल हमने बोरोइंग्स पे, नीचे कितना एक एवरेज हमारा लोन चल रहा है, कितने हमारा एक लोन वेटेड एवरेज लोन चल रहा है। सर समझ अभी भी नहीं आया, तो हम एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सपोज हमने खर्चा किया यहाँ पे 5 लाख रुपए का। ठीक है, हमने 5 लाख का खर्चा कर लिया यहाँ पे, और हमने बोरोइंग्स की थी। एक तो 5 लाख का लोन 1 था, 9 लाख का लोन 2 था। देखो, 5 लाख वाले लोन का था ब्याज 11% और 9 लाख वाले का था 13%। सर क्लियर हो गया? तो 5 लाख इंटू 11% कितना होता है? 55 लाख। और 9 लाख इंटू 13% कितना होता है? 1,17,000। तो टोटल हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। और टोटल कितना लोन होता है हमारा? ये होता है हमारा टोटल 14 लाख का लोन होता है सर। क्लियर हो गया? तो अगर ऐसा हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया एक स्पेसिफिक रेट, 12.286%। एक हमें स्पेसिफिक रेट मिल गया। सही है सर, हमें क्लियर हो गया। और इसी रेट को मैंने अप्लाई किया है बेटा 5 लाख के जो खर्चा हुआ है ना, ये जो 5 लाख है वो खर्चा है, जो यहाँ पे खर्चा किया ना हमने, उस खर्चे पे मैंने अप्लाई कर लिया। तो 61430 हमारा जो कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होगा यहाँ पे। आई गेस आपको क्लियर हो गया हो, बहुत सिंपल चीज थी ये। और अगर अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो देन प्लीज यू कैन कम्युनिकेट विथ मी इन टेलीग्राम चैनल। आप नीचे लिंक दिया हुआ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज मेरे से पूछ सकते हो आप। आई एम अवेलेबल देयर। आगे आते हैं। कैपिटलाइज अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट। ये एक नोट, स्पेसिफिक नोट है। तो कुछ भी अमाउंट अगर कैपिटलाइज कर रहे हो ना, तो वो
इटसेल्फ इंटरेस्ट से ज़्यादा तो एक्सीड करेगा नहीं। अगर कभी भी कर रहा है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसके मैक्सिमम लिमिट होगी कि भाई कितना हमने बोरोइंग कॉस्ट किया ना, उतना ही हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। सर ठीक है, हमें क्लियर हो गया। आगे आता है एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग। सर ये क्या है, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखो बेटा, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। हमने बाहर से कुछ हम लोन लेके खर्चा करते हैं। हमने बाहर से लोन लिया और खर्चा किया। बाहर से मतलब हमने बाहर इन यूएसए से, यूके से हमने लोन लिया और खर्चा कर लिया। तो जो हमने बाहर से लोन लेके खर्चा किया है, वो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? देखो उसमें मल्टीपल चीज़ें आती है, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट नहीं आता, उसमें एक्सचेंज लॉस भी आता है। सर ये क्या होता है? भाई अभी डॉलर की वैल्यू सपोज 90 थी पर रुपये, अभी 92 हो गई, तो 2 रुपये बढ़ी है, वो हमारे इंडियंस का लॉस है ना। हाँ सर, हम इंडियंस का लॉस है। सपोज हमने 90 रुपये पे लोन लिया हो, हमें रीपे 92 पे करना पड़ेगा। सर क्या बात करते हो? हाँ बेटा, हमने सपोज 90 पे लोन लिया हो, अगर हम बाद में रीपे का तो हमें 92 पे करना पड़ेगा रीपे। तो 2 रुपये ज़्यादा लॉस हो रहा है ना हमें, तो उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज लॉस। तो उसका भी कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत सिंपल चीज़ है। अब आगे देखते हैं इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे और कितना हम कैपिटलाइज करेंगे, समझते हैं। तो देखो यहाँ तो जो एक्चुअल लॉस हुआ उसको करो कैपिटलाइज तुम। जो एक्चुअल तुम्हें लॉस हुआ है, जैसे मेरे को यहाँ पे 2 रुपये का लॉस हुआ था इस एग्जाम्पल में, ठीक है। या तो इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग, कितना हमने बाहर इंटरेस्ट दिया उसको, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग, कितना हम इंडिया में पे कर सकते थे। सर एक बार रिपीट को समझ नहीं है। देखो बेटा, दो दो में से कोई एक हमारा होगा बोरोइंग कॉस्ट, दो में से कोई एक हमारा बनेगा बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। और मैं कैपिटलाइज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ दो में से आपको पहले बताओ भाई कौन सा बनेगा। दोनों में से जो भी लोअर होगा वो बनेगा। पहला होगा हमारा एक्चुअल एक्सचेंज लॉस, भाई कितना एक्सचेंज लॉस हुआ है बाहर से, या तो वो, या तो जो इंटरेस्ट हमने बाहर पे किया माइनस जो इंटरेस्ट हम यहाँ पे कर सकते थे वो। इन दोनों में से कोई भी लोअर होगा ना, वो अमाउंट हमारा बनेगा कैपिटलाइज वाला अमाउंट बोरोइंग कॉस्ट का। सर ठीक है, गॉट इट। पर सर फिर भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी नहीं मिल रही है और इतना मजा नहीं आ रहा, तो हम समझते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। उससे पहले एक बात समझो कि भाई एक्सचेंज लॉस होता क्या है, जो मैं बार बार आपको एक्सचेंज लॉस बोल रहा हूँ, ये होता क्या है। देखो, ये एक ऐसा लॉस है जो आपको करेंसी की ट्रेडिंग से होता है। करेंसी पहले आपकी मजबूत थी, सपोज 70 रुपये हमारा था पाउंड, अब अभी वो 75 हो गया पाउंड। मतलब 1 पाउंड इज इक्वल टू 70 था सपोज, अभी 1 पाउंड इज इक्वल टू 75 हो गया। तो ये महंगा बन गया है, हमारे लिए महंगा बन गया ना। पहले हम देते थे 70 रुपये पाउंड को खरीदने के लिए, अभी 75 रुपये देते हैं पाउंड को खरीदने के लिए। तो पाउंड 5 रुपये महंगा हो गया। सर फिर भी हमें समझ नहीं है। देखो, जो भी हम लोन बाहर रीपे करते हैं ना, जो भी हम बाहर लोन रीपे करते हैं, वो हमें उनकी करेंसी में रीपे करना होता है। जो उनकी करेंसी होती है ना, वो उनकी करेंसी में हमें उसको रीपे करना होता है। तो पहले हम उनकी करेंसी खरीदते हैं, फिर उसको उनकी करेंसी में रीपे करते हैं, यही होता है। तो जब भी मेरे को लोन रीपे करना होगा ना, तो पहले मेरे को उसकी करेंसी खरीदनी होगी। तो जो अलग करेंसी खरीदूंगा ना मैं, मेरे को उस पर लॉस होगा, क्योंकि पहले मैंने सस्ते में खरीदी थी, अभी मैंने महंगे में खरीदी है। ऐसा हो सकता है ना भाई, पहले मैंने उसकी करेंसी सस्ते में 70 रुपये में खरीदी थी, अभी 75 रुपये में खरीदी है, तो मुझे 5 रुपये का लॉस हो गया ना। क्लियर हुआ? तो ये एक्सचेंज मेरे को लॉस हो रहा है ना खरीदने पे, बाद में जब रीपेमेंट टाइम पे खरीदने में जो मुझे लॉस हो रहा है ना, उसको बोलते हैं एक्सचेंज लॉस। और वो हम AS11 में पूरा कवर कर चुके हैं। आप उसको जाके एक बार देख सकते हो, बहुत सिंपल सा एस था, मजा वाला था बहुत। तो अभी हम जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। देखो, हमने कोई सपोज फॉरेन इंटरेस्ट पे किया 24,000 रुपये का। सर ठीक है, हमने पे किया, और जो हमें एक्सचेंज लॉस हुआ ऑन प्रिंसिपल, वो था 30,000 रुपये का। कितने का था? 30,000 रुपये का। तो क्या यहाँ पे कैपिटलाइज होगा? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे लोकल इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे वो था हमारा 49,500। कोई भी हमने लोकल इंटरेस्ट पे किया तो हमारा हो गया 49,500। तो देखो हमें कितना यहाँ पे फायदा या नुकसान हुआ वो हम निकालते हैं। देखो, हमने बाहर कितना पे किया? 24,000 रुपये।
वजह कितना यहाँ पे हम पे करना चाहिए था, हमें कितना हम पे कर सकते थे, वो था इतना ज़्यादा 49,500। तो हमें देखो, तो हमें 25,500 का फ़ायदा हो गया। अब मान सकते हो ये हमें बेनिफिट हो गया कि भाई हमने यहाँ पे हमें ज़्यादा ब्याज पे कर सकते थे हम, तो हमने बाहर कम ब्याज पे किया, तो हमें इतने का प्रॉफिट हो गया। सर ठीक है, पर हमें साथ में लॉस भी हुआ है, हमें कोई एक्सचेंज लॉस भी हुआ है। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ पे लॉस हो गया एक्सचेंज का, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है सर, क्लियर हो गया। तो सर फिर बोरोइंग कॉस्ट क्या बनेगी, आप ही बताओ। देखो ऊपर क्या था, यहाँ तो एक्सचेंज लॉस, यहाँ तो इंटरेस्ट माइनस वो सब, इंटरेस्ट जो हमने बाहर पे किया माइनस जो इंटरेस्ट हम यहाँ पे पे कर सकते थे, वो वाला। सर ठीक है, पर यहाँ बेटा एक्सचेंज लॉस भी तो हमारा एक लॉस है, तो वो भी तो पार्ट बनेगा हमारे कॉस्ट का, बोरोइंग कॉस्ट का। सर ठीक है, तो क्या क्या आएगा कॉस्ट यहाँ पे, एक तो अगर हमारा इंटरेस्ट जो हमने बाहर पे किया, ठीक है, सस्ता वाला इंटरेस्ट जो हमने चीपली पे किया, प्लस कितना हमने लॉस बेयर किया, एक्सचेंज लॉस बेयर किया, वो भी हम इसका पार्ट बनाएंगे। तो ये दोनों पार्ट बनेगी इसका। सर क्लियर हुआ? और फॉरेक्स लॉस सर फिर जो पीनल में जाएगा उसको कैसे करेंगे? तो को पता है ना भाई, जो फॉरेक्स लॉस है, जो हमारा बोरोइंग लॉस है, या सॉरी बोरोइंग बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा फॉरेन करेंसी लॉस है, जो हमारा एक्सचेंज लॉस है, वो जाता है पीनल के अंदर हर बार। तो कितना जाएगा वो, तो कितना हमें एक्चुअल एक्सचेंज लॉस हुआ है माइनस कितना हमें उससे बेनिफिट मिला है। इंटरेस्ट वहां पे लिए तो मैं इतने का बेनिफिट मिला था ना, 25,500 का। सही है ना? अरे भाई हमने यहाँ पे कम पे किया ना, इतना 25,500 हमने यहाँ पे कम पे किया, और बाहर हमें इतना लॉस हो गया। तो हमें नेट लॉस कितना हुआ, नेट लॉस हमें कितना हुआ, हमें नेट लॉस हुआ 4,500 का। तो वही जाएगा पीएनएल के अंदर। क्लियर हुआ आपको? बहुत सिंपल चीज थी। हाँ सर क्लियर हो गया। आगे आते हैं टाइमलाइन ऑफ कैपिटलाइजेशन। हमें देखो, हमने ऊपर पढ़ लिया था बार बार 12 महीने, 2 साल, 3 साल, सर आप बार बार बोल रहे थे। तो फिर ये 12 महीने चालू कब होंगे और खत्म कब होंगे, हम मेजर कैसे करेंगे? यहाँ पे ये राज खुल जाएगा कि भाई कब 12 महीने चालू होंगे, कब 12 महीने खत्म हो जाएंगे। सर ठीक है, हम समझ गए। तो इसको एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर लो। देखो, कमेंसमेंट ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, कैसे, कब कमेंस होगा? जब ये कोई भी 3 कंडीशन मीट होगी। क्या? कोई भी 3 कंडीशन हमारी मीट होगी। जैसे एक्सपेंस बीइंग इनकर्ड, वो चालू हो गया, एक्सपेंस होना चालू हो गया एसेट के ऊपर, खर्चा होना चालू हो गया एसेट के ऊपर। साथ में बोरोइंग कॉस्ट भी इनकर होना चालू हो गया, मतलब इंटरेस्ट लगना भी चालू हो गया। एसेट पे खर्चा एसेट पे खर्चा हो रहा है, ठीक है, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। साथ में एक्टिविटीज टू प्रिपेयर एसेट इन प्रोग्रेस भी चालू होगी, मतलब एसेट पे खर्चा हो गया खरीदने पे, हम इंटरेस्ट भी पे करें, साथ में एसेट की मॉडिफिकेशन कुछ भी हो रही होगी वो भी चालू हो गई होगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ये तीनों चीजें हो रही है, तो समझ जाना भाई आपका कैपिटलाइज का कमेंस हो गया है। सर क्लियर हो गया हमें? फिर आगे आता है हमारा सस्पेंशन। सर ये खत्म कब होगा कैपिटलाइज करना? चालू तो हो गया, तो खत्म कब होगा? जब कैपिटलाइज मास सस्पेंडेड, व्हेन द डेवलपमेंट एक्टिविटी सस्पेंडेड, मतलब जब भी, जो पता है हमने यहाँ पे चालू की थी प्रोग्रेस एक्टिविटीज, कुछ बनना चालू किया था एसेट के ऊपर, उसको रीबिल्ड करना चालू किया था, या फिर मॉडिफिकेशन करना चालू किया था, या तो एसेट को itself हमने बनाना चालू किया था। तो जब उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएंगी, जब उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएंगी, सस्पेंड हो जाएंगी उसकी एक्टिविटी, तो बस उसी डेट से हमें सस्पेंड कर देना है, हमारा कैपिटलाइज करना। सर ठीक है, समझ गए। पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। वो क्या है भाई? नॉट टू सस्पेंड फॉर टेम्पररी डिलेज, कि भाई एक्टिविटी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ टेम्पररी डिले होगी। सपोज बारिश गिर गई, तो एक्टिविटी डिले हो गई हमारी, खत्म नहीं हुई है। सपोज हमने यहाँ पे अगर कुछ हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हमने सीमेंट डाला, और सीमेंट को सूखने में हफ्ता लग गया, हफ्ता लगता है सीमेंट को सूखने में, अगर बहुत ज़्यादा कोई हमने हैवी फाउंडेशन पे डाला हो तो उसको हफ्ता लग गया सूखने में। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो हमको वेट करना पड़ता है कि भाई जब तक सीमेंट सूखेगा नहीं तब तक हम आगे पिलर नहीं बना पाएंगे। तो उसको बोलते हैं हमारा वेट करना, पर वो टेम्पररी होता है। तो उसको हम काउंट ही करना बंद कर दे तो गलत होगा, ऐसा नहीं होगा। टेम्पररी डिले को काउंट करना है, चलेगा। हाँ, पर अगर वो परमानेंटली बंद हो गया डेवलपमेंट एक्टिविटी, या तो रुक गई किसी भी कारण के लिए, सपोज सरकार ने वहां पे रोक लगा दी, तो हमें कैपिटलाइज करना भी रोक देना है। सर क्लियर हो गया हमें? बहुत सिंपल चीज थी। आगे आते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब, सॉरी, सीजेशन। सीजेशन मतलब बिल्कुल खत्म हो गई हमारी
असेट, मतलब इसमें अभी आगे कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होगा, हमारा खत्म हो गया कैपिटलाइज करना, आगे कुछ भी कैपिटलाइज हम नहीं करेंगे, उसको बोले सीजेशन। मतलब एसेट बनना ही खत्म हो गई, वो रुक गई पूरी, मतलब खत्म, काम ही खत्म हो गया उसका। ठीक है, तो सब्सटेंशियल ऑल द एक्टिविटी नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर द यूज एंड सेल आर कंप्लीटेड, मतलब सारी एक्टिविटी खत्म हो गई है, इसमें कुछ और बचा ही नहीं करने को, तो उसको बोलते हैं सीजेशन एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? सीजेशन एक्टिविटीज। कुछ इसमें और करने के लिए बचा ही नहीं है, तो अब क्या इसको काम करेंगे, तो खत्म कर लो इसको, कैपिटलाइज करना फिर उस टाइम पे। इफ ओनली माइनर मॉडिफिकेशन रिमेन, सपोज कुछ भी, जैसे हम बिल्डिंग बना रहे थे, उन पे खिड़कियां लगाना खाली पेंडिंग है, ठीक है, माइनर सी चीज़ है ना। हमने मशीन बनाई तो उस पर कुछ जो पार्ट्स लगाने हैं, मशीन तो फिर भी चल रही है, पर कुछ सेफ्टी पार्ट्स लगाना है, वो पेंडिंग है। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी अगर पेंडिंग है, माइनर से पेंडिंग है, तो वी शुड नॉट कैपिटलाइज इट, चलेगा, मतलब सॉरी, मतलब उसको हम हाँ बंद कर सकते हैं कैपिटलाइज करना, सिंपल सी चीज़ है। क्लियर हुआ आपको? बहुत सिंपल चीज़ थी। आगे आते हैं हमारा, कुछ कुछ चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इस एएस के अंदर। वो क्या क्या डिस्क्लोजर होंगे देखना एक बार ध्यान से। भाई एक तो हमने क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए, या फिर बोरोइंग कॉस्ट को क्लासिफाई करने के लिए हमने क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिडर किया है, हमें वो वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि जो भी हमारे स्टेटमेंट रिटर्न उनको क्लैरिटी मिले कि भाई उन्होंने इस बेसिस पे कॉस्ट को कैपिटलाइज किया है। आगे आता है अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ड्यूरिंग द पीरियड, भाई कितना स्पेसिफिकली अमाउंट हमने कैपिटलाइज किया है उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, हमें वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा वहाँ पे। और ये पूरा जो हमारा एस है ना, वो आपको फ्यूचर में भी काम आने वाला है। आपको आगे इंडेस 23 आएगा, वो पूरा आपको स्पेसिफाई कराएगा कि भाई कैसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मैं सी फाइनल की बात कर रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है कैसे वो हमारा एस को फॉलो करती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए इसको, और बेल आइकन को दबा दीजिए, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको रेगुलर ऐसे अपडेट्स मिलते रहें, और ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।